पिछले भाग में आप सबने देखा कि कहानी में नागलोक के नागराज और नागरानी की एंट्री हो चुकी है और अंजलि को पता चलता है कि ध्रुव नागलोक के नागराज का ही बेटा है जो नागमणि हासिल करने के लिए अंजलि से मदद मांगता है। वहीं सुलेखा के घर में पहुंची विशैली विष कन्या मिहिर को मारने की चाल चलती है मगर असफल हो जाती है और तभी आता है सलाखा का एक बड़ा सच सामने। अब देखिए आगे की कहानी। सलाखा बनी विशाखा अपने असली रूप में आकर जोर जोर से हंसती है। तभी सुलेखा को होश आता है और वह अपने सामने सलाखा को खड़ा हुआ देखती है जो कि विशाखा ही थी। भैया। तभी विशाखा अपनी आंख से एक रोशनी निकालती है और सुलेखा की गर्दन पर फेंकती है जिससे सुलेखा की जुबान रुक जाती है। सुलेखा विशाखा को धक्का मारकर नीचे भागती है और नागराज के पास जाती है। पीछे पीछे विशाखा भी आती है। सुलेखा नागराज से सब कहने की कोशिश करती है मगर उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा था। अरे बहना, ये क्या हुआ तुझे? बाबा, लगता है बुआ जी ने कुछ गलत खा लिया है जिससे उनका गला खराब हो गया है। और कोई भी सुलेखा की बात नहीं समझ पाता है। यही एकदम सही समय है हमले का। और जैसे ही सब लोग नाच गाना शुरू करते हैं तभी दरवाजे पर अंजलि और ध्रुव दोनों वहां आ जाते हैं। सब अंजलि को देखकर खुश होते हैं। बहन जी, सुबह सुबह आप कहाँ चली गई थी और ये कौन है आपके साथ? भाई साहब, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इन्हीं के साथ टहलने चली गई थी। और ध्रुव नागराज से हाथ मिलाता है और उसका हाथ भींच देता है। ध्रुव की आंखें गुस्से से लाल होने लगती हैं। तभी अंजलि उसका हाथ पकड़कर ऊपर कमरे में ले जाती है। क्या हुआ स्वामी, आप इतनी चुप चुप क्यों हैं? पता नहीं प्रिय, अभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सामने किसी ने कोई आईना रख दिया हो और मुझे अपना काल बता रहा हो। नहीं नहीं, आप अधिक मत सोचिए, बेटी की शादी है, बहुत काम करना है हम दोनों को। अंजलि और ध्रुव ऊपर कमरे में बातें कर रहे थे जिसे विशैली छिपकर सुन रही थी। ध्रुव, तुम्हें बहुत संयम से काम लेना होगा, ऐसे तो तुम एकदम से हमला नहीं कर सकते हो। मैं क्या करूं अंजलि, जिस आदमी और औरत की वजह से मेरी माँ की ये हालत है, उन्हें नजरों के सामने देखने पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। और ध्रुव रोने लगता है। अंजलि ध्रुव के हाथ को पकड़कर उसे चुप कराती है। ओहो, तो ये बात है, यहाँ तो एक ही घर में फूट पड़ी हुई है। मुझे अपना पहला शिकार मिल गया है। और विशैली ध्रुव के अलग होने का इंतजार करती है। मृणालिनी भी अंजलि के पास आती है और गले लगकर रोने लगती है। दीदी, आप कहाँ चली गई थी? मुझे इतनी फिक्र हो रही थी कि कहीं फिर से मैंने आपको खो तो नहीं दिया। नहीं नहीं पगली, मैं तो यही हूँ तेरे पास। इससे मिल, ये ध्रुव है, आज से ये भी अपने साथ ही है। ध्रुव या ध्रुव जीजू? वैसे भी आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। हट बदमाश, जाकर सलाखा के पास बैठ जा। और मृणालिनी हंसते हुए वहां से चली जाती है। ध्रुव और अंजलि दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। सलाखा, मैं अब तुम्हें अपना बनाने के लिए बहुत तड़प रहा हूँ। देखो यहाँ कितने सारे लोग आ गए हैं, चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। और मिहिर और सलाखा सबसे नजर बचाते हुए घर के पीछे की ओर जंगल में चले जाते हैं। ध्रुव नागराज और नागरानी को अपनी आंखों के सामने देखकर विचलित हो रहा था, इसलिए वो बिना किसी को बताए अकेला ही जंगल की ओर निकल गया। कितना मजबूर हूँ मैं, मेरी माँ वहां बीमार है और मैं यहाँ शादी में नाच गाना कर रहा हूँ। नरेश और सुरभि, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ध्रुव के पीछे पीछे घुंघरू की आवाज आने लगती है। ध्रुव पलटकर देखता है तो वहां कोई नहीं था। तभी पूरे जंगल में हंसी की आवाज गूंजने लगती है। शिकार मिल गया। और ध्रुव पलटकर सामने की ओर देखता है तो वहां उसके सामने विशैली खड़ी होती है। तुम तो मेहंदी बनाने वाली हो ना? और विशैली अपने असली रूप में आ जाती है। हाँ, मैं वही हूँ और अब तुझ पर भी सुंदर सुंदर मेहंदी के डिजाइन बनाऊंगी। और इतना बोलते ही विशैली अपने नाखूनों को बड़ा करते हुए और मुंह से जहरीली जीभ निकालते हुए ध्रुव पर जोरदार हमला करती है, जिससे ध्रुव के पूरे शरीर में विष कन्या का जहर फैल जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी पीछे से अंजलि चिल्लाती है, नहीं ध्रुव।
अंजलि विषकन्या को देख अपने भयंकर नागिन रूप में आ जाती है, जिसको देख विषकन्या घबरा जाती है। तुम यहाँ कैसे आई? मुझे तो तेरे इरादों पर पहले से ही शक हो गया था। जब मृणालिनी अंजलि से गले लग रही थी तब वह उसके कानों में कहती है, अन्य दीदी, मुझे इस विशैली पर शक हो रहा है। इसके छूने से वो गमला पूरा मुरझा गया था। अब आप देखिए इस लड़की के क्या चाल है। अंजलि मृणालिनी की ओर हाँ का इशारा करती है और जब ध्रुव बाहर निकल रहा था तो अंजलि भी पीछे पीछे निकल जाती है। मुझे बस जरा सी देर क्या हुई, तूने ध्रुव पर हमला कर दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी विशैली। ओह, तो ये तेरे प्यार की कहानी है। तेरा मजनू तो मारा गया लड़की, अब मैं चली। और अंजलि अपने नागिन की पूंछ को विशैली की आंखें जैसे ही फेंकती है, विशैली हवा में गायब हो जाती है। नहीं, वापस आ विषकन्या, ध्रुव को ठीक करके जा। और अंजलि जमीन पर पड़े ध्रुव के शरीर के पास जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। ध्रुव के पूरे शरीर पर विशैली के नाखूनों के निशान थे और उसका शरीर एकदम नीला पड़ चुका था। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी ध्रुव। और अंजलि ध्रुव के शरीर के पास अपना मुंह ले जाती है और जहर चूसने लगती है, मगर तभी वहां मृणालिनी भी आ जाती है। मृणालिनी अंजलि को ध्रुव के शरीर से जहर निकालता देखती है तो अंजलि को रोकने लगती है। दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? विशैली का जहर बहुत ही विषैला है। अगर आप इसे खुद बाहर निकालेंगी तो आप खुद ही मर जाएंगी और मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। अंजलि के होंठ एकदम नीले पड़ चुके थे और हाथ पांव भी सुन्न हो चुके थे। हट जा छोटी, मुझे मत रोक। ध्रुव को मैं ही यहाँ लाई थी, अब इसे बचाना भी मेरा ही काम है। मगर आप बचा नहीं सकोगे और ना ही ध्रुव बच सकेगा दीदी। विशैली ही ये जहर वापस खींच सकती है। और ये सुन अंजलि रुक जाती है। अब मैं उस विशैली को कहीं से भी ढूंढकर यहाँ लेकर आऊंगी, चाहे वो पाताल में भी छिपी हुई हो। मैं भी आपके साथ चलूंगी दीदी। और दोनों ध्रुव के शरीर को किसी सुरक्षित जगह रखकर गायब हो जाते हैं। मिहिर और सलाखा नदी के किनारे गुमसुम बैठे हुए थे। मैं सलाखा के साथ होते हुए भी उसे महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? और मिहिर अपना पाँव नदी के अंदर डालता है और सलाखा को भी ऐसा करने को कहता है, मगर सलाखा बनी विशाखा ऐसा नहीं करती है क्योंकि उसका नकली नीला रंग बदल जाता। मिहिर, शादी का समय है, अभी मैं नहीं चाहती कि मुझे सर्दी लगे। अच्छा बाबा। और मिहिर सलाखा का हाथ पकड़कर पुराना दौर याद करता है। सलाखा, तुम्हें याद है ना हम नदी में कैसे पानी के साथ खेलते थे? मुझे तो बस यही याद है कि तुम और मैं बाइक पर बैठकर पिकनिक मनाने गए थे। और मिहिर और सलाखा की एक भी याद विशाखा की बातों से मिल नहीं रही थी, जिस वजह से मिहिर को हल्का सा शक होने लगता है। ये तो वही वक्त है जब सलाखा बदली बदली से लगी थी और अंजलि आंटी ने भी बताया था कि वो उस समय सलाखा नहीं थी। कौन हो तुम सलाखा नहीं हो? ये सुनते ही सलाखा गुस्से से खड़ी हो जाती है। हाँ मिहिर, तुम एकदम सही कह रहे हो। मैं सलाखा थोड़ी ही हूँ, मैं तुम्हारा प्यार थोड़ी ही हूँ। कल हमारी शादी होने वाली है और तुम ऐसे बहाना बनाकर शादी से बचना चाह रहे हो। मिहिर चुपचाप बस सुन रहा था। मैं समझ गई हूँ, तुम्हें मेरी इस नीली काली चमड़ी से कभी प्यार था ही नहीं। कल मेरी बहन विशाखा की गोरी चमड़ी देखकर तुम्हारा मन बदल गया होगा। ऐसा नहीं है सलाखा। मगर सलाखा मिहिर की एक भी सुने बिना ही जोर जोर से रोने लग जाती है और ये देख मिहिर सब बातें भूलकर सलाखा को गले से लगा लेता है। तुम बस मेरी हो सलाखा और मैं कुछ नहीं जानता। सलाखा बनी विशाखा ये सुनकर शैतानी मुस्कुराहट देती है और गिरीश को संदेश देती है, मैंने मिहिर को यहाँ संभाल लिया है, क्या वहाँ सब ठीक है गिरीश? गिरीश एक गुफा के बाहर खड़ा होकर पहरा दे रहा था। हाँ मेरी दोस्त, मैं जब तक यहाँ हूँ तुम्हारे मकसद को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मिहिर से शादी करो आराम से। और ये बोलते हुए गिरीश की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जो जमीन पर गिरते ही छोटे छोटे गिरगिट में बदलकर गुफा के भीतर जाने लगते हैं। गुफा के अंदर कुर्सी पर बैठी सलाखा की आंखें बंद थी और उसका शरीर रस्सियों से बंधा हुआ था। तभी सलाखा अचानक अपनी आंखें खोलती है और मुस्कुराती है। दोनों बहनों की चाल में कौन आगे है और कौन पीछे, ये अभी तक राज ही है। वही मिहिर क्या वक्त रहते पहचान पाएगा विशाखा की असलियत को, और क्या अंजलि लेकर आएगी विशैली से ध्रुव के प्राण वापस? जानने के लिए देखते रहिए नागिन का प्यार सीजन 2 केवल आपके अपने चैनल पापा टीवी हिंदी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।